नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पृथ्वी एंड कैसे हो सभी फिट एंड फाइन। सो आज हम बात करेंगे हैदराबाद रियासत के भारत में विलय के बारे में। हैदराबाद रियासत अपने दौर में बहुत रिच प्रिंसली स्टेट हुआ करती थी और इसको भारत में मिलाने के लिए भारत सरकार को और भारत की सेना को बहुत मशक्कत करना पड़ी थी और इसको भारत में मिलाने के लिए हमारे बहुत सारे सैनिक जो है वो शहीद भी हो गए थे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। तो चलिए अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हैदराबाद रियासत के भारत में विलय के बारे में जानने से पहले हम हैदराबाद रियासत की मेडिवल हिस्ट्री जान लेते हैं। देखो, ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा हम मेडिवल में जा लेते हैं क्योंकि जब हम मेडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे तब इस हैदराबाद की मेडिवल हिस्ट्री हम डीप से पढ़ेंगे। ओके, तो हैदराबाद रियासत की स्थापना मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने की थी। ये जो शख्स आपको दिख रहे हैं इनका नाम है मोहम्मद कुली कुतुब शाह। इन्होंने जो है हैदराबाद रियासत की स्थापना की थी और डेट थी 1591 में हैदराबाद रियासत की स्थापना करते हैं। आज हैदराबाद के बारे में डिस्कस कर ही रहे हैं, तो आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आपको पता है कि जो आंध्र प्रदेश है उसकी राजधानी हैदराबाद है, ठीक है, बट 2014 में आंध्र प्रदेश से एक और राज्य अलग हुआ या एक और राज्य बना जिसे कहते हैं हम तेलंगाना। तो आज आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों की राजधानी क्या है? हैदराबाद है। और 2025 तक जो है ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की राजधानी रहेगी। अब आपको मुझे बताना है कि एक राजधानी तैयार की जा रही है अमरावती। तो अमरावती जो है वो किसकी राजधानी बनेगी? तेलंगाना की या आंध्र प्रदेश की? इसका आंसर आप मुझे कमेंट करिएगा। ओके, जिसका आंसर सही होगा मैं उससे हर्ट दे दूंगा। हैदराबाद रियासत के बारे में जब आप पढ़ोगे ना तो आप एक वंश के बारे में पढ़ोगे, आसफ शाही वंश। आसफ शाही वंश हैदराबाद रियासत पर एक लंबे दौर तक जो है शासन करता है। लगभग 2 शताब्दियों तक जो है वो आसफ शाही वंश हैदराबाद पर शासन करता है। 1724 से लेकर 1948 तक आसफ शाही वंश जो है वो हैदराबाद की गद्दी पर बैठा रहता है। और जो आसफ शाही वंश की स्थापना करते हैं वो होते हैं जो आसफ वंश की स्थापना करते हैं उनका नाम है निज़ाम उल मुल्क जो है इन शख्स का ओरिजिनल नाम नहीं है। इनका नाम है मीर कमर उद दीन खान। मीर कमर उद दीन खान जो है इन्हीं को हम चिनक्लिच भी कहते हैं या चिनक्लिच खान भी कहते हैं। इनको ये नाम अलग अलग पर्सन ने दिए हैं, जैसे कि जो औरंगजेब है, ठीक है, औरंगजेब के दरबार में इनके पिता फिरोज जंग जो है वो फौजदार के पद पर थे। तो जो औरंगजेब की आर्मी है, ठीक है, उनमें एक पद है फौजदार। तो फौजदार के पद पर जो है वो मीर कमर उद दीन खान के जो है वो पिता फिरोज जंग हुआ करते थे। इनका जन्म जो है 1671 में होता है और इनको जो है चिनक्लिच खान जो है औरंगजेब कहता है, मतलब औरंगजेब ने जो है इनको चिनक्लिच खान की उपाधि दी थी या इनको नाम दिया था। उसके बाद है हमारा निज़ाम उल मुल्क जो है इनको ये नाम फर्रुखसियर द्वारा दिया जाता है। फर्रुखसियर जो है वो 1730 में मुग़ल बादशाह थे या मुग़ल की गद्दी पर बैठे हुए थे और फर्रुखसियर ने ही निज़ाम उल मुल्क इनको नाम दिया था और साथ साथ इनको जो है दक्कन का वायसराय भी कहा था। और रही बात आसफ जहाँ की, तो आसफ जहाँ जो नाम है इनको मोहम्मद शाह रंगीला ने दिया है। मतलब मोहम्मद शाह जो है वो भी मुग़ल बादशाह ही है, तो इनके द्वारा इनको नाम दिया गया था आसफ खां और इसी नाम पर जो है इस वंश का नाम पड़ा है आसफ शाही वंश, ठीक है। बहुत सारी लड़ाइयाँ जो है वो निज़ाम उल मुल्क जीतते हैं, बट लास्ट में एक लड़ाई होती है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए, पालखेड़ी का युद्ध, जो 1727 से 1728 के बीच में हुआ। और ये युद्ध था मराठा और निज़ामों के बीच में। एक तरफ मराठा थे तो दूसरी तरफ निज़ाम थे। मराठाओं की तरफ से थे बाजीराव प्रथम और निज़ामों की तरफ से निज़ाम उल मुल्क। और इसमें जो है निज़ाम हार जाते हैं और मराठा जीत जाते हैं। और इस शोक में जो है निज़ाम उल मुल्क डूब जाते हैं क्योंकि लगातार जीत रहे होते हैं, बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ जीती होती हैं इन्होंने, लेकिन पालखेड़ी का युद्ध जो है ये हार जाते हैं। उसके बाद इनकी डेथ हो जाती है और उसके बाद 1748 के आसपास जो है अंग्रेज़ों की एंट्री हो जाती है हैदराबाद में। तो अंग्रेज़ों की एंट्री हो गई तो समझो किंग मेकर अंग्रेज़ बन गए, ठीक है। अब आते हैं हैदराबाद की मॉडर्न हिस्ट्री पर। हैदराबाद का क्षेत्रफल 83,000 वर्ग किलोमीटर है या था।
आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगा, या 85,000 वर्ग किलोमीटर भी लिखा होता है, ठीक है। और यहाँ की जो जनसंख्या थी वो 80 से 85% जो है वो हिंदू थी। मतलब ये जो हैदराबाद है ना, हैदराबाद की जो पॉपुलेशन थी उस दौर में वो 1,60,00,000 के आसपास थी। और इस 1,60,00,000 में 80 से 85% जो थे वो हिंदू थे, लेकिन यहाँ के राजा जो थे आपको पता है वो मुस्लिम थे। और इस दौर में, मतलब मॉडर्न टाइम में, जो यहाँ के राजा थे उनका नाम था उस्मान अली। ये जो आपके सामने शख्स हैं इनका नाम था उस्मान अली। और इनका जो दौर रहा है वो 1886 से 1967 तक रहा है, ठीक है। 1886 से 1967 तक जो है उस्मान अली की लाइफ रही है। और इसी बीच इन्होंने हैदराबाद पर जो है राज किया था। और इन्हीं के कार्यकाल के दौरान जो है वो हैदराबाद इंडिया में शामिल होता है। तो ये जो टाइम ऑफ मैगज़ीन है, ये जो टाइम्स ऑफ मैगज़ीन है, ठीक है, इस मैगज़ीन ने उस्मान अली को या हैदराबाद के निज़ाम को वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट पर्सनों में शामिल किया था। मतलब आप देख सकते हो कि जो हैदराबाद के निज़ाम थे वो उस दौर में वर्ल्ड के सबसे अमीर व्यक्तियों में शामिल थे। तो इस बात से पता लगाया जा सकता है कि हैदराबाद की इनकम कितनी थी, हैदराबाद जो कितना रिच था, हैदराबाद कितना स्ट्रॉन्ग था इकोनॉमिकली। तो आज का जो हैदराबाद है उस हैदराबाद में और आज के हैदराबाद में और उस हैदराबाद में बहुत फ़र्क है। उस टाइम में जो हैदराबाद था उसमें आज के कर्नाटक, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन सभी के कुछ कुछ पार्ट जो है वो हैदराबाद में शामिल थे। आप सोच सकते हो कि 83,000 वर्ग किलोमीटर का दायरा कवर करता था हैदराबाद रियासत। और यहाँ पर अलग अलग लैंग्वेज के लोग रहते थे, कन्नड़, तमिल, तेलुगु। मतलब जो विविधता वाली स्थिति थी ना वो हैदराबाद में थी। मतलब आज हम कहते हैं ना कि इंडिया विविधता में एकता का एग्जाम्पल है, तो सेम यही एग्जाम्पल जो है उस दौर में हैदराबाद हुआ करता था, क्योंकि इसमें अलग अलग संस्कृति, अलग अलग सामाजिक या सोसाइटी वाले लोग या अलग अलग लैंग्वेज वाले लोग रहा करते थे। बट एक बात थी कि उस दौर में जो हिंदू मुस्लिम का भेदभाव बिल्कुल साफ झलकता है, क्योंकि उस टाइम में नवाब के अंडर में या जो हैदराबाद की सरकार थी ना उसमें एक भी हिंदू जो है वो शामिल नहीं किया जाता था। मतलब चाहे सैनिक हो या बड़े से बड़ा ओहदा हो या छोटे से छोटा ओहदा हो, उसमें सारे के सारे जो लोग होते थे वो मुस्लिम होते थे, उसमें किसी भी हिंदू को शामिल नहीं किया जाता था। और इनके बहुत ही करीबी एक पर्सन थे सैयद कासिम रिजवी। इनका नाम सैयद कासिम रिजवी था। ये बहुत ही इंटेलिजेंट थे, मतलब पॉलिटिकली भी हो या कोई भी चीज़, मतलब कोई भी डिसीजन लेना हो तो सारा कंट्रोल जो था वो सैयद कासिम रिजवी के ही हाथों में था। अगर मैं कहता हूँ कि अगर हैदराबाद में सैयद रिजवी नहीं होते तो शायद जो हैदराबाद है उसको हासिल करने के लिए हमें उतनी मशक्क़त ना करनी पड़ती, हमारी सरकार को उतनी मशक्क़त ना करनी पड़ती। इसकी एक पॉलिटिकल पार्टी थी, या हम कहें जो है इन्होंने एक मुस्लिमों को इकट्ठा करके एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई हुई थी जिसका नाम था मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ठीक है। ये जो एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई के रखी हुई थी इन्होंने, और ये बिल्कुल कट्टर मुस्लिम थे। इनका मानना था कि जो मुस्लिम है वो राज करने के लिए पैदा हुए हैं, ठीक है, और ना ही ये हैदराबाद को भारत में शामिल करना चाहते थे। हाँ, थोड़ा बहुत ये जो है हैदराबाद को पाकिस्तान से रिलेट कर देते थे कि अगर हम आज़ाद नहीं रहे तो हम पाकिस्तान में शामिल हो जाएंगे। बट इनकी और इनके नवाब की जो इच्छा है वो थी कि हम हैदराबाद को बिल्कुल स्वतंत्र रखेंगे। और हैदराबाद इतनी बड़ी आबादी वाला जो है वो प्रिंसली स्टेट था, 1,60,00,000 के आसपास आबादी थी। तो ये क्या करते थे कि सुबह शाम जो है वो मुस्लिमों को लगातार मोटिव करते रहते थे कि जो हैदराबाद है, ठीक, वो हमारी इंडिपेंडेंट कंट्री बनेगी। साथ ही साथ जो निज़ाम है उनको भी एक हाथ में पकड़ कर रखते थे। मतलब निज़ाम जो नवाब थे, जो निज़ाम थे, ठीक है, उनकी नब्ज़ जो है वो कासिम रिजवी जो है वो पकड़ कर रखते थे। वो ऐसा लगता था कि इनके अंडर में ही रहकर काम करते थे। और आप ये वीडियो सुनिए पहले। Their leader, the bearded Karim Razvi, had roused their sentiments with such declarations as this. Hyderabad can solve the minority problem of the whole subcontinent only if you wish. Otherwise, we in millions will just die with honor rather than submit and die an ignoble death. Azad Hyderabad! Azad Hyderabad! तो सैयद रिजवी साहब इस वीडियो में कहते हैं कि
हमें या हैदराबाद को जो है वो आज़ाद रहने दिया जाए, वरना हम लोग जो है वो मरने के लिए भी तैयार हैं। तो इतनी पकड़ थी इनकी वहाँ पर मुस्लिमों पर, मतलब जो भी ये कहते थे वो पत्थर की लकीर बन जाती थी मुसलमानों के लिए। तो जो हैदराबाद भारत में शामिल नहीं हो रहा था ना, तो उनकी इसके पीछे पूरा का पूरा जो हाथ था वो सैयद कासिम रिजवी का ही था, वरना हमारी सरकार ने इन्हें ऑफर दिया था। सबसे पहले तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि जो हैदराबाद है ना वो भारत के पेट में कैंसर के समान है, इसको भारत में शामिल करना ही पड़ेगा। तो होता क्या कि हमारी सरकार थोड़ा ऑफ़र करती है इनको कि देखिए आप जो है भारत के साथ जो है एक ट्रीटी साइन कर लीजिए या भारत के साथ मिल जाइए, उसके बदले में आप मतलब आप अपने राज्य में अपना कानून बना सकते हैं, अपनी सरकार बनाइए, साथ ही साथ आपको 20,000 तक की सेना रखने का भी हम जो है वो अधिकार देते हैं। साथ ही सिर्फ 3 मुद्दों को छोड़कर जो है आप सब कुछ अपने इस राज्य में करेंगे। एक था सुरक्षा, दूसरा था प्रशासन और तीसरा था विदेश से संबंधी मामले। ये 3 मुद्दे जो है वो भारत के पास होंगे, बाकी जो सारे अधिकार होंगे वो आपके पास होंगे, बट आप जो है वो विलय पत्र पर साइन कर लीजिए। बट ये लोग जो है ये नहीं माने, कासिम रिजवी जो है इस बात से एग्री नहीं हुए। उसके बाद निज़ाम ने राष्ट्रमंडल का सदस्य बनने की इच्छा प्रकट की, बट ब्रिटेन में एटली सरकार बैठी थी और एटली सरकार ने इनकी इच्छा को जो है वो रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने उनके राष्ट्रमंडल का सदस्य बनने की बात को जो है वो ख़त्म कर दिया, क्योंकि अभी जो है ये प्रिंसली स्टेट थी और इससे राज्य नहीं बनाया जा सकता था, क्योंकि भारत के बीचों बीच में था। अगर पाकिस्तान में शामिल हो जाता तो कल आने वाले टाइम के लिए जो है भारत के लिए पटेल साहब का जो बोल है कि भारत के लिए जो एक कैंसर का ही रूप बनता। तो इसलिए जो है भी एटली जो है एटली के द्वारा इनकी इस मांग को ठुकरा दिया गया। साथ ही साथ हमारे जो कृष्ण मेनन साहब है उनको पता चला कि जो हैदराबाद है वो चेकोस्लोवाकिया के साथ जो है वो गुप्त समझौता चल रहा है इनका, या गुप्त समझौता करने वाले हैं। ये बात 17 अगस्त 1947 की है, मतलब जब हम भारत आज़ाद हो चुका था, सत्ता का हस्तांतरण हो चुका था। तो 17 अगस्त 1947 को कृष्ण मेनन साहब को पता चलता है कि जो हैदराबाद है वो चेकोस्लोवाकिया यूरोपियन कंट्री है, आप पोलैंड के साथ ही देखोगे बीचों बीच में है। तो उसके साथ इनका गुप्त समझौता चल रहा था। साथ ही साथ जो हैदराबाद के युद्ध मंत्री थे उनका नाम था अली अवर जंग जो है उन्होंने 30 लाख पाउंड के हथियार भी खरीदे थे, जिसमें राइफल, मशीन गन वगैरह वगैरह शामिल थी। तो इससे हमें ये पता चल रहा था कि जो हैदराबाद है ना वो किसी भी हाल में जो है इंडिया में शामिल नहीं होना चाहता था। वो जो एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनना चाहता था, एक अलग से देश बनना चाहता था। साथ ही साथ निज़ाम ने जो है वो पाकिस्तान को 20 करोड़ रुपए का जो है वो ऋण दिया था, और साथ ही साथ कराची में अपना जो ट्रेड एक एजेंट जो है वो नियुक्त कर दिया था। मतलब इनका था कि हम जो है वो इंडिपेंडेंट कंट्री रहेंगे और साथ साथ जो पाकिस्तान है, ठीक है, उसके साथ व्यापार भी करेंगे। ठीक है, जब कंट्री बनेगा नेचुरल सी बात है वो उस कंट्री को अपने साथ रखेगा जो उसके फेवर में हो। तो इसलिए जो है इन्होंने कराची में जो है अपना एक ट्रेड एजेंट बिठा दिया था। और हमारी सरकार भी बहुत परेशान थी, क्योंकि हैदराबाद के द्वारा जो स्टेप उठाए जा रहे थे वो इंडिया के फेवर में बिल्कुल भी नहीं थे। तो कैबिनेट मीटिंग होती है और वहीं पर पटेल साहब जो है एक तरफ पटेल साहब बैठे होते हैं, दूसरी तरफ जवाहरलाल नेहरू बैठे होते हैं। तो वहीं पर इन दोनों की कहासुनी हो जाती है, क्योंकि जो जवाहरलाल नेहरू है, पटेल साहब कहते हैं कि हमें जो है हैदराबाद पर सैन्य कार्रवाई कर देनी चाहिए, लेकिन जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि जो सैन्य कार्रवाई है मैं उसके एंगेज में नहीं हूँ, बट जो सैन्य कार्रवाई होगी वो हमारा लास्ट जो है वो कदम होना चाहिए। बट पटेल साहब कहा था कि अब जो है लास्ट कदम हो चाहे ना हो, बट हमें अभी जो सैन्य कार्रवाई करनी पड़ेगी। और जो सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब थे वो थोड़े रुक के काम कर रहे थे, क्योंकि माउंटबेटन भी भारत में ही थे, तो वो खुले होकर जो है अपनी नीतियों को नहीं अप्लाई कर पा रहे थे। और जैसे ही माउंटबेटन भारत से जाते हैं और पटेल साहब जो है अपने रियल फॉर्म में जो है वो आ जाते हैं। माउंटबेटन के जाने के बाद वो सीधे मैसेज भेजते हैं जनरल के.एम. करियप्पा को। जनरल के.एम. करियप्पा उस टाइम जम्मू कश्मीर में होते हैं, क्योंकि भारत का डिवाइडेशन हो गया था और कश्मीर के हालात ठीक नहीं थे। तो ये जो है वो कश्मीर में होते हैं और इनको संदेश पहुंचाया जाता है कि पटेल साहब जो है आपसे मिलना चाहते हैं, आप जल्दी दिल्ली आइए। करियप्पा साहब और पटेल साहब के बीच जो है वो 5-10 मिनट की मीटिंग होती है पटेल साहब के घर में, और जिसमें पटेल साहब के.एम. करियप्पा से पूछते हैं कि देखो अगर हम
हैदराबाद पर सैन्य कार्रवाई करेंगे तो पाकिस्तान, जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान की भी, जो पाकिस्तान है वो भी कोई ना कोई एक्टिविटी करेगा। तो क्या हम बाहर से किसी की मदद लिए बिना अगर हम हैदराबाद पर अटैक करते हैं या हैदराबाद को पर कोई सैन्य कार्रवाई करते हैं तो क्या हम पाकिस्तान को भी साथ साथ में हैंडल कर सकते हैं? तो करियप्पा साहब कहते हैं बिल्कुल, इसमें कोई दो राय की बात ही नहीं है। आप जो है बस एक्शन लीजिए, बाकी हम पर छोड़ दीजिए। तो बस यही कहना हुआ कि पटेल साहब ने एक ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया। ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन पोलो। इसको ऑपरेशन पोलो इसलिए कहा जाता है क्योंकि हैदराबाद में उस टाइम वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा पोलो के मैदान थे। अब ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि पोलो क्या है, ठीक है, नहीं पता है तो गूगल कर लीजिएगा। और इस पोलो ऑपरेशन की पूरा का पूरा जो नेतृत्व किया था वो JN चौधरी ने किया था। JN चौधरी साहब जो है इसका नेतृत्व कर रहे थे और हमारी सेना जो है वो हैदराबाद में एंटर होती है 13 सितंबर 1948 को, और हमारी सेना आगे बढ़ रही होती है और 108 घंटे हमारी लड़ाई चलती है हैदराबाद की सेना के साथ। और इसमें बहुत सारे जो सैनिक होते हैं हैदराबाद के वो मारे जाते हैं। वैसे तो आंकड़े कहते हैं कि जो हैदराबाद में डेथ हुई थी वो 1373 जो लोग थे वो मारे गए थे, बट ये जो आंकड़े हैं ये कभी सही नहीं होते हैं, खासकर हमारे इतिहास के। तो ज़्यादा लोग मारे गए थे और साथ ही साथ इसमें लिखा था कि जो हमारे सैनिक थे 66 सैनिक शहीद हो गए थे और 97 जो सैनिक थे हमारे वो घायल थे। हैदराबाद पर विजय पाने के बाद पटेल साहब जब फ्लाइट से हैदराबाद पहुंचते हैं तो वहां पर देखते हैं कि जो नवाब है हैदराबाद के वो खड़े होते हैं। पटेल साहब को लगता है कि हम जो है वो हार गए हैं, तो वो उनका चेहरा थोड़ा उतर जाता है। बट जब वो फ्लाइट से नीचे उतर आगे आते हैं तो जैसे ही हैदराबाद का निज़ाम जो है उनके आगे हाथ जोड़कर झुकता है तो पटेल साहब खुश हो जाते हैं और उनसे बात करते हैं कि देखिए कोई बात नहीं, जो गलतियां होती है वो इंसान से ही होती हैं। और इसी के साथ जो है वो हैदराबाद भारत में शामिल हो जाता है। हैदराबाद विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर लेता है। और रही बात कासिम रज़वी की, कासिम रज़वी जी जो हैं वो पाकिस्तान चले जाते हैं और इस तरह से हैदराबाद हमारे भारत में शामिल हो जाता है। तो गाइज़ ये था हमारा छोटा सा टॉपिक, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।